अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़े एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़े। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.3 के अंदर लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 7.3 बेतहाशा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ना सिर्फ आपके इंटरमीडिएट के लिए बल्कि कल को आपके एप्टीट्यूड की बेसिस के लिए भी। इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशंस ऑफ अ लाइन को, कि भाई एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो भाई मुझे शौक है अपने बच्चों को कुछ बेसिक बातें पढ़ाने का, क्योंकि ये बेसिक बातें आपकी बेस को बनाएंगी और जब आपकी बेस अच्छी होगी तो उस पर इमारत एक अच्छी तामीर हो सकती है। तो भाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन के टॉपिक को डिस्कस किया जाता है एक्सरसाइज नंबर 7.3 के अंदर। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर एग्जिस्ट करती है तो बेटा उसकी जो इक्वेशन होती है, उसकी जो जर्नल इक्वेशन होती है, उससे पहले आपको उसकी बेसिक काइंड मालूम होनी चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया में कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन की टाइप कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये हमेशा रिप्रेजेंट होती है किससे, लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी इक्वेशन का होना जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 के बराबर हो। ये बड़ी बुनियादी बातें होती हैं जो आपको जिंदगी में आगे चल के बड़ी काम आएंगी। आपको लग रहा होगा सर ये तो बच्चों वाली बात है, हमें वैसी मालूम है। नहीं, अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होती। हमेशा याद रखिएगा जो एक स्ट्रेट लाइन होती है ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करवाती है। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन होती है। बाय द वे, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? आपसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज अ जर्नल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि भाई तुम्हारे पास किसी भी लाइन की जर्नल इक्वेशन आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो हमेशा याद रखिएगा जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है। ये होती है सिंपल तरीके से ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है ना, ये कहलाती है जर्नल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। यहां पे एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स हैं, सी आपका कांस्टेंट है, ए आपका एक्स कोफिशिएंट है, बी आपका वाई कोफिशिएंट है, सी आपका कांस्टेंट होता है। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमने क्या बात समझी कि दुनिया में कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, लीनियर इक्वेशन के ऊपर होती है। और जर्नल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ये होती है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। अब मैं आपको चंद बेसिक बातें पढ़ाऊंगा जिसके ऊपर आपकी किताब पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 डिपेंड कर रहे हैं, मगर उससे पहले आपको चंद बेसिक एमसीक्यूज कवर करवाऊंगा। ये एमसीक्यूज ना सिर्फ पेपर में एमसीक्यूज के अंदर आ सकते हैं, बल्कि बेतहाशा क्वेश्चन के अंदर बेसिक लेजे में आपसे पूछे जाएंगे, बेस के तौर पे आपसे पूछे जाएंगे। इनमें से कई बातें मैंने क्लास एक्सरसाइजेस में भी कवर करवाई थी। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, या अगर लाइन वाई के पैरेलल आ जाए उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो भाई इन तमाम बातों को समझेंगे, मगर सबसे पहले बुनियादी बात मैंने क्या करी कि भाई कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन कैसी होती है बेटा, उसकी इक्वेशन होती है लीनियर फॉर्म के ऊपर। और जर्नल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। अब जरा गौर से मेरी बात समझिएगा कि भाई मैंने आप तमाम बच्चों को एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। आप बोलेंगे सर बिल्कुल पढ़ाया था। तो भाई अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक्स एक्सिस की इक्वेशन देखनी है, दुनिया के अंदर ये जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है ना भाई, इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, तो अक्सर लोग बैठ के इसके रट्टे मारते हैं कि पता नहीं कोई बहुत मुश्किल एमसीक्यूज होगा, मुश्किल टॉपिक होगा। याद रखिएगा ये एमसीक्यूज हर साल पेपर के अंदर आता है, इंटर के अंदर, और कल को एप्टीट्यूड के अंदर भी आएगा। सही है ना। और बेतहाशा क्वेश्चंस के अंदर बहुत दफा आपसे एग्जामिनर बोलेगा लाइन इज कटिंग एक्स एक्सिस, बच्चे को पता ही नहीं होता इक्वेशन क्या एक्स एक्सिस की। तो ये बेसिक बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। सिमिलरली एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वाई एक्सिस की इक्वेशन का होना, तो ये क्या होती है वाई एक्सिस की इक्वेशन। लोग बैठ के इसके रट्टे मारते हैं। मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट सिखाऊंगा कि भाई किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है। हम सबको पता है कि भाई मेरे पास ये एक्स और वाई प्लेन है, सही है ना। यहां पे मेरे पास कहीं पे एक्स एक्सिस की लाइन आ रही है, ये वाई एक्सिस की लाइन आ रही है। देखो बेटा, जब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि बेटा हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। यानी कि कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस को कट करती है, किसी भी पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस को जब कट करती है, तो ऑन एक्स एक्सिस वाई इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते हैं ना, कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं वाई एक्सिस की लाइन के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो भाई देखो हमें ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा कौन सी चीज जीरो होगी, वाई एक्सिस की जो लाइन आ रही है, ये जो वाई एक्सिस की लाइन है, इसके ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। हमेशा एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगी, जीरो। आप यहां पे पॉइंट ले लो, यहां पे पॉइंट ले लो, या फिर कोई लाइन अगर वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रही है, तो हमेशा याद रखिएगा कि भाई वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। तो अक्सर लोग पूछते हैं सर एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है।
ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होती है वही उसकी इक्वेशन है। एक आसान शॉर्टकट आपको बता रहा हूं कि दुनिया के अंदर जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होती है वही एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर वाई की वैल्यू जीरो है तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस की दुनिया में इक्वेशन क्या है? वाई इज इक्वल टू जीरो। जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होती है वही एक्स एक्सिस की क्या होती है? इक्वेशन होती है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो भाई वाई एक्सिस के ऊपर जो चीज जीरो होती है ना भाई, वही वाई एक्सिस की इक्वेशन है। जो चीज वाई एक्सिस के ऊपर जीरो होती है वही वाई एक्सिस की क्या है? इक्वेशन है। यानी कि किसके बराबर होती है? एक्स इज इक्वल टू जीरो के। मगर यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जहन में, सर ये दो बेसिक बातें तो समझ में आ गई, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? जो चीज एक्स के ऊपर जीरो है यानी कि वाई की वैल्यू होती है। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है? एक्स की वैल्यू का जीरो होना। मगर सर अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल हो या फिर कोई लाइन वाई के पैरेलल हो तब हमारी इक्वेशन क्या होगी? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, आइए जरा समझते हैं। बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर भी आता है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई देखो, अगर एग्जामिनर कभी आपसे पूछे कि यार दुनिया के अंदर कोई लाइन है, वो लाइन कैसी है? वो लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि लाइन कैसी है बेटा? लाइन हमारे पास पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। लाइन पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। उस सूरत में क्या होगा? या फिर एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इक्वेशन बताओ एक ऐसी लाइन की जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हमेशा आंसर देते हैं। एप्टीट्यूड तक के बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। तो भाई आज मुझसे तरीके से पढ़ लो तो कल आपका फायदा ही फायदा है। कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास कोई लाइन है और वो लाइन कैसी है? वो लाइन पैरेलल है किसके? पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? अक्सर बच्चे बोलेंगे सर एक्स इज इक्वल टू जीरो होगी। या फिर अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है तो सर उसकी इक्वेशन तो एक्स वाली होगी, वाई इज इक्वल टू जीरो होगी। नहीं भाई ऐसा नहीं होता। जरा कॉन्सेप्चुअली सोचते हैं कि भाई हो क्या रहा है। कि देखो, अगर मैं कहता हूं कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जरा गौर से बात समझो। अगर दुनिया में कोई लाइन एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है या तो वो लाइन ये होगी या वो लाइन ये होगी। ये बात समझ में आती है कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस की लाइन है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा दर हकीकत वो लाइन पास कहां से कर रही है? वो लाइन पास कर रही है वाई एक्सिस से। बात समझ में आती है? अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो भाई अक्सर बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं, वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन ही चिपका देते हैं कि सर वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है ना वाई इज इक्वल टू जीरो, तो इस लाइन की इक्वेशन भी वाई इज इक्वल टू जीरो होगी क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अरे नहीं भाई, यहां पे बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर दुनिया में कोई भी लाइन एक्स के पैरेलल होगी तो बेटा दर हकीकत वो वाई से पास कर रही है ना। सिमिलरली देखो, कोई लाइन अगर एक्स के पैरेलल है, पास कहां से करेगी? वाई एक्सिस से पास करेगी ना बेटा, क्योंकि भाई एक्स की लाइन तो ये वाली है। तो अगर कोई लाइन एक्स के पैरेलल है तो वो डायरेक्टली वाई एक्सिस से पास करती है। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? और से सोचो। आपको पता है कि भाई दुनिया के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो से। अब चूंकि ये लाइन एक्स के पैरेलल है तो ये पास कहां से कर रही है? वाई से। और हमें पता है कि भैया वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो के बराबर। वाई एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की वैल्यू क्या होती है? जीरो के बराबर। तो बेटा अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब वो पास कहां से कर रही है? वाई एक्सिस से। तो मुझे पता है वाई एक्सिस के ऊपर चूंकि एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो यहां पे आप जीरो प्लॉट कर दोगे तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो खत्म हो गई। तो क्या आंसर आ गया? बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो। तो भाई यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं तो बेटा क्या इक्वेशन बनाऊंगा? ये प्लस के सी को आप वहां भेजोगे, वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का सी हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, बन जाएगा माइनस का सी डिवाइडेड बाई बी। तो वाई की इक्वेशन क्या आ जाएगी? नेगेटिव का सी डिवाइड बाई बी। सिंस सी भी एक कांस्टेंट है, बी भी एक कांस्टेंट है, कोई नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नेगेटिव साइन को भूल जाओ, सही ना, कॉन्स्टेंट के अंदर इंक्लूड हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होगी तो बेटा उसकी इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये इस तरीके से फॉर्म होती है। देखो ये y b यहां पे मल्टीप्लाई होता है, वहां पे डिवाइड हो गया तो नेगेटिव का c डिवाइडेड बाई b। अरे पूरी टर्म कांस्टेंट है ना, यहां पे कोई भी वैल्यू डालो तो c रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल कांस्टेंट को, तो नेगेटिव का c डिवाइडेड बाई b पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो भाई यहां पे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमारा आंसर होगा। सिमिलरली देखो, बात समझो, किसी बच्चे को हो सकता है बात समझ में ना आए, बात जरा तरीके से समझो, दोबारा बताता हूं। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो बेटा होता क्या है? देखो लेट सपोज मैं कहता हूं कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, तो भाई अगर वो पैरेलल होगी तो ऐसे करके पैरेलल होगी, या फिर हो सकता है ऐसे करके पैरेलल हो। बात सिंपल सी है ना, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। तो भाई मुझे ये बात मालूम है कि भाई दुनिया के अंदर कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट कैसे होती है? उसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है हमारे पास सिंपल तरीके से ए एक्स
प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म पे। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, सर वाई एक्सिस की इक्वेशन उसका आंसर होगा। अरे भाई वाई एक्सिस की इक्वेशन सिर्फ वाई एक्सिस के लिए है, जो कि ये वाली लाइन है वाई एक्सिस की अपनी। अगर कोई लाइन वाई के पैरेलल है, अगर कोई लाइन वाई के पैरेलल है, तो बेटा दर हकीकत वो पास कहां से कर रही है, वो पास कर रही है एक्स एक्सिस से। और हमें ये बात मालूम है कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा क्या चीज जीरो होती है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो बेटा अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से पास कर रही है, तो मुझे बात मालूम है कि ऑन एक्स एक्सिस वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो के बराबर। तो इसका मतलब इसको यहां पे जीरो प्लॉट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का सी डिवाइडेड बाय ए। आसान भाषा में पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करिए ना, सी एक कांस्टेंट है, कोई भी नंबर होगा, ए कोई नंबर होगा, नेगेटिव का वन भी कोई नंबर ही होगा ना, नेगेटिव का साइन भी एक नंबर ही है एक तरीके से ना, कि पूरी चीज एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट उसका आंसर होता है। तो इन चारों बातों को अगर मैं रिफ्रेश करूं, इन चारों बातों को अगर मैं तरीके से क्लियर करूं, ये चार बड़े इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं बेटा, बहुत पेपर के अंदर आएंगे, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। अगर कभी भी कोई बंदा आपसे पूछे कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो भाई सिंपल एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू जीरो। कोई भी बंदा अगर आपसे पूछे अच्छा भाई वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, जो चीज वाई एक्सिस के ऊपर जीरो होती है। तो क्या चीज वाई एक्सिस के ऊपर जीरो होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। और कभी भी दुनिया में कोई बंदा आपसे यह पूछता है कि भाई कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या फिर इसका एक और नाम होता है कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन की दुनिया में इक्वेशन क्या होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या जुमला है, भाई ये सिंपल सी एक ही बात है। लेट सपोज कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है ये वाली जो आपके पास लाइन आ रही है, भाई ये कैसी लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ही क्या होता है, लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल का मतलब ही क्या होता है, लेटा हुआ। तो भाई इसका एक और सिनोनियम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ये सिंपल तरीके से होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। वाइल ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बंदा कभी आपसे पूछे कि अगर आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, या आसान भाषा में कोई बंदा आपसे पूछे कि वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किसके बराबर होती है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ये चार बातें बताइए बेटा आपको क्लियर होती है, मैंने क्या कहा दोबारा समझ लो, किसी को प्रॉब्लम हो रही है मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। देखो भाई, कभी भी आपसे अगर कोई बंदा पूछता है कि सिंपल एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो भाई जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होती है वो उसकी इक्वेशन होती है। अगर कभी भी कोई बंदा आपसे ये पूछता है कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, जो चीज वाई एक्सिस के ऊपर जीरो होती है वो उसकी इक्वेशन होती है। क्लियर है। वाइल ऑन दी अदर एंड अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या है, या फिर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, तो उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि भाई लाइन तुम्हारी वर्टिकल है, यानी कि लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस के, उस सूरत के अंदर आपकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट के। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, पेपर में बेतहाशा आएंगे, ना सिर्फ पेपर में बल्कि बेटा आपकी किताब के अंदर अगले क्वेश्चंस भी इस एमसीक्यूज के ऊपर डिपेंड करते हैं। बताओ भाई ये बात पल्ले पड़ती है, कमेंट सेक्शन के ऊपर लाजमी तमाम बच्चों का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, कमेंट सेक्शन के ऊपर तमाम बच्चों का मुझे आंसर चाहिए। बताओ भी बात पल्ले पड़ती है यहां तक की। अच्छा बेटा अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.3 के पहले क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जरा जल्दी से अपने पास पढ़िए, क्या कह रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाए हैं ना, सबको यहां पे यूटिलाइज करेंगे। अभी देखिएगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर 7.3 के। एग्जामिनर कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4। अब खुद सोचो आपके पास पॉइंट कौन सा है, 3, -4 का पॉइंट है। तो एग्जामिनर ने आपको यह नहीं बताया कि लाइन कौन से एक्सिस से पास कर रही है, उसने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रही है। बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट के अंदर दोनों आते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस के मायने क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है एक्स का भी होना वाई का भी होना। सिर्फ एक्स का मतलब होता है एब्सिसा, सिर्फ वाई को कहा जाता है ऑर्डिनेट। तो अगर एग्जामिनर कह रहे हैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है, इसका मतलब दोनों एक्सिस से आपकी लाइन पास कर रही है। अच्छा आपको एक पॉइंट भी गिवन है, एग्जामिनर कहता है तुम्हारे पास एक पॉइंट आ रहा है 3, -4। अब देखो 3, -4 का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो पॉइंट गिवन है ये है 3, -4, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है वाई की वैल्यू नेगेटिव है। ऐसा सिर्फ आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है 3, -4। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि तुम्हारे पास एक लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि वो लाइन एक्स के भी पैरेलल है, वो लाइन
y के भी पैरेलल है। तो लेट सपोज ये लाइन x के भी पैरेलल आ गई। थोड़ा सा सही कर लो इसको यार, थोड़ा सा इसको मैं सही कर लेता हूं, सही है ना। अब ये लाइन x के भी पैरेलल है और इस पॉइंट से पास कर रही है, और ये लाइन y एक्सिस के भी पैरेलल है। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैंने तरीकेकार बताया हुआ है कि भाई जो लाइन x के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, और जो लाइन y के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। देखो हम कैसे इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे। एग्जामिनर ने आपसे सिंपल कह दिया कि भाई तुम्हारी लाइन x के भी पैरेलल है, y के भी पैरेलल है, कहता है दोनों की इक्वेशन बतानी है। अब देखो भैया, जो लाइन x के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, जो लाइन x के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन की इक्वेशन पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा ये आपका x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है, सिंपल तरीके से भाई जो y वाली वैल्यू उसको डाल दो यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4, y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4। ये आपके पास जो लाइन x के पैरेलल है उसका आंसर आ गया। सिमिलरली देखो जो लाइन मेरे पास y एक्सिस के पैरेलल है, तो बेटा उसकी इक्वेशन क्या होगी, हमें पता है कि भैया जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा आपके पास सिंपल x का x एज इट इज इक्वल टू का साइन, जो भी x की वैल्यू है यहाँ पे वो कांस्टेंट की जगह पे आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू 3 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल बात है, अरे बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चों वाली चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको पॉइंट गिवन है, आपको जो लाइन x के पैरेलल होगी तो आपने करना क्या है, आपको पता है x के पैरेलल के ऊपर इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपने सिंपल तरीके से y वाली वैल्यू को यहां पर उठा के डाल देना है, तो y इज इक्वल टू नेगेटिव का 4 आपका आंसर आ गया। और जो लाइन आपके पास y एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको पता है भाई इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जो भी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है कांस्टेंट की जगह पे आ जाएगी, आपका आंसर आ गया। देखो बेटा सेम काम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सेम क्वेश्चन आ रहा है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एग्जामिनर कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 2। यानी कि एग्जामिनर ने आपको एक पॉइंट बता दिया 5, 2, यानी कि दोनों x और y पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा। एग्जामिनर कह रहे हैं 5, 2, यानी कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू है 5, 2। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है दोनों कोऑर्डिनेट्स के। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों के पैरेलल है, और आपको पास कर रही है इस पॉइंट से। कोई मसले की बात नहीं भाई, कैसे पास करवाएंगे, अभी पास करवा देते हैं सर जी, कोई मसले की बात ही नहीं है, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज बन गई। यानी कि भाई एक दफा मेरे पास ये आ गया, एक दफा मेरे पास ये वाली लाइन बन गई, सही है ना भाई, एक दफा ये लाइन बन गई, एक दफा थोड़ा सा इधर कर लो इसको भाई, बात एक ही है, सही है ना। अब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो बेटा देखो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमें पता है कि यहां पे देखो आपके पास y वाली वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 के बराबर, सही है ना। एक चीज बस ध्यान में रखिएगा, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सर x के अगर पैरेलल है तो x की वैल्यू को लेंगे, नहीं भाई इसके अंदर उल्टा होता है, क्लियर है। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो भी आपको पॉइंट गिवन है उस पॉइंट के अंदर से y वाली वैल्यू को आपने c की जगह पे डालना है। सिमिलरली देखो अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की जगह पे आपने पॉइंट में से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को उठा के प्लॉट कर देना है। तो क्या बन जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 5, इसकी इक्वेशन आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चों वाली चीज है भाई, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चेक कर लेते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जामिनर कहता है write the equation of a straight line parallel to x axis which is at a distance of 5 unit above the x axis। अब देखो इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर कहता है write the equation of a straight line parallel to x axis, ओके। यानी कि एग्जामिनर ने आपको एक बात बता दी, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, एटलीस्ट बेसिक बात को तो पकड़ो भाई। ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिलियन डॉलर्स का टॉपिक है, आपको आईबीए में, नस्ट में, फास्ट में, एनईडी में हर जगह मिलेगा। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई मसले की बात नहीं है। यानी कि भाई एक्स के पैरेलल या तो ऊपर पैरेलल हो सकती है या फिर नीचे पैरेलल हो सकती है। तो एग्जामिनर ने आगे बात करके क्लियर कर दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि 5 यूनिट अबव है एक्स एक्सिस के। यानी कि कहां पर है कि भाई ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस की लाइन है, इससे 5 यूनिट ऊपर है, इससे क्या है 5 यूनिट ऊपर है, इससे ये 5 यूनिट ऊपर है। यानी कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं इधर से पास कर रही है लाइन,
सही है ना? तो क्या एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई 5 यूनिट ऊपर है एक्स एक्सिस के, कोई इशू की बात ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं है। तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो हमें पता है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जरा लॉजिकली बात समझो, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसका आंसर क्या होता है? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां पे आपको y का डिस्टेंस, भाई उसने एग्जामिनर ने साफ तौर पे कहा हुआ है ना कि वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, ऊपर और नीचे की जो बात करता है एक्सिस, उसको y एक्सिस कहते हैं। भाई y एक्सिस ही ऐसा एक्सिस है ना जो हमेशा ऊपर और नीचे की बात करता है, जो वर्टिकल डिस्टेंस की बात करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हमेशा एक्स एक्सिस करता है। तो एग्जामिनर ने साफ तौर पे आपको बताया हुआ है कि तुम्हारी जो लाइन जो पैरेलल है वो एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है? 5 यूनिट्स। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, y इज इक्वल टू 5 के बराबर। दैट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कहता है? इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, find the equation of a line parallel to y-axis which is at a distance of 6 units to its left। कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो बहुत मजे का क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y-axis। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है और वो y-axis के पैरेलल है। अब देखो y के पैरेलल या तो यहां पर होगी या फिर यहां पर होगी। ये इंस्ट्रक्शन मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी किस साइड के ऊपर है, मैंने भी आपके लिए दोनों तरफ बना दी, सही है ना? एग्जामिनर ने पहले बात क्या करी है कि तुम्हारी जो लाइन है y के पैरेलल है। अब या तो राइट हैंड साइड पे पैरेलल होगी या लेफ्ट हैंड साइड पे पैरेलल होगी, राइट हैंड साइड पे होगी या तो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, मुझे नहीं पता किस साइड पे है। एग्जामिनर आगे क्या कह रहा है? विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स टू इट्स लेफ्ट। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारी जो लाइन है वो लेफ्ट साइड के ऊपर 6 यूनिट के ऊपर पैरेलल है। तो कितने यूनिट के ऊपर है? 6 यूनिट के ऊपर पैरेलल है, ये 6 यूनिट्स के ऊपर, यानी कि इसका ओरिजिन से लेकर यहां तक का कितना डिस्टेंस गिवन है, कितनी दूर जाके पैरेलल है? 6 यूनिट के ऊपर। तो मुझे पता है इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस उसका आंसर क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहां पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? नेगेटिव के एक्स के ऊपर है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेगेटिव का 6। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव का 6 आपने कैसे लगा लिया, सर ये तो गलत बात है, हमें तो समझ में नहीं आया। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मसले की बात थोड़ी है। देखो भाई, बात को लॉजिकली समझो। मुझे पता है कि भाई यहां पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव का होता है, यहां पे नेगेटिव का होता है। तो भाई ओरिजिन से इस तरफ वाला जो भी डिस्टेंस होता है सारा का सारा एक्स का कौन सा वैल्यू होती है? प्लस वाली होती है। इस तरफ वाली सारी की सारी वैल्यू नेगेटिव की होती है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है वो कहां पर है? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है। अब मुझे पता है लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव के एक्स की वैल्यूज होती हैं। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारी लाइन कितने फासले के ऊपर है? तुम्हारी लाइन 6 यूनिट्स के फासले के ऊपर है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हमें ये बात मालूम है कि भाई अगर तो सिंपल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता वो तो पॉजिटिव होता, हमें क्या निकालना है? इक्वेशन निकालनी है। तो फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन जो है ये पास कर रही है नेगेटिव के 6 से, तो जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का 6 यूनिट होगी। भाई बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल, बात समझिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमारे पास एक लाइन है और वो लाइन वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। और कहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है? फॉर एग्जांपल ये लाइन पास कर रही है ये लाइन पास कर रही है डाउनवर्ड्स के ऊपर 3 यूनिट के ऊपर। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव के 3 के पॉइंट से पास कर रही है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू नेगेटिव का 3। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत आते हैं। देखो बेसिक चीज है ना, हमें ये बात मालूम है कि जब कभी हम ग्राफ की बात करते हैं तो भाई यहां पे मेरे पास पॉजिटिव का एक्स एक्सिस होता है, यहां पे नेगेटिव का एक्स एक्सिस होता है, ऊपर पॉजिटिव का y होता है और नीचे नेगेटिव का y होता है। तो भाई अगर कोई लाइन ऊपर वाली टर्म से जगह से पास कर रही है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव बेस्ड होगी, यहां से पास कर रही है नेगेटिव की होगी, यहां से पास कर रही है नेगेटिव की होगी, यहां से पास कर रही है पॉजिटिव की होगी। ये तो बेसिक चीजें ना, हमें मालूम है कि भाई यहां पे आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, ऊपर आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव है, नीचे आपका वाई एक्सिस नेगेटिव है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट भाई, बहुत सिंपल वे में सिंप्लीफाई होते हैं बेटा। क्लियर है यहां तक की बात? सबको बात पल्ले पड़ती है, समझ में आता? अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.3 के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डेट इज क्वेश्चन नंबर 5। मगर इस क्वेश्चन को समझना पहले पड़ेगा। इस क्वेश्चन में जो लॉजिक्स आ रही है, इस क्वेश्चन में जो इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, उन सबको पहले हमें समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बेटा ये क्वेश्चन डिपेंड करता है डिफरेंट तरह की लाइंस की इक्वेशन को निकालने के सिनेरियोज के ऊपर। सो भाई अब हम आएंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि किस तरीके से किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करते हैं अगर आपको कुछ ना कुछ डेटा गिवन हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के अंदर किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन को कैलकुलेट करना है तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। हमेशा याद रखिएगा जुमले को। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आपको समझना है तो आपको मेरी पहले एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा कि दुनिया में किसी भी लाइन की इक्वेशन को फाइंड करने के 3 यूजुअली मेथड्स होते हैं। पहले नंबर के ऊपर हमारे पास मेथड आता है व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन।
इस मेथड का नाम क्या होता है? एंड पॉइंट मेथड। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बहुत डिटेल में भी एक्सप्लेन करूंगा। दुनिया में अगर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी है और उस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, तो भैया हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा एंड पॉइंट मेथड को। ये एंड पॉइंट मेथड आपसे क्या कहते हैं, आइए जरा डिटेल में बात समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक एंड पॉइंट आ रहा है x1 कॉमा y1 और दूसरा एंड पॉइंट आ रहा है x2 कॉमा y2। तो भाई ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल तरीके से y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे? जब मेरे पास एक लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स गिवन हो और मुझे उस पर्टिकुलरली लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लाइन आ रही है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 2,3 और दूसरा पॉइंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं ये पॉइंट आ रहा है 4,-6। लेट सपोज मेरे पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर ये दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं। एग्जामिनर कहते हैं इस लाइन की इक्वेशन बताइए क्या होगी। तो भाई इस लाइन की इक्वेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंड पॉइंट मेथड के ऊपर। याद रखिएगा, जो आपको पहला वाला पॉइंट गिवन है, आपने सिंपल तरीके से इस पॉइंट को क्या कहना है, x1 कॉमा y1। और मेरे पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, सिंपल वे में x2 कॉमा y2 कहूंगा। अब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो मुझे पता है एंड पॉइंट मेथड के जरिए लाइन की इक्वेशन निकालना बहुत ही सिंपल है। और ये मेथड क्या होता है, y माइनस का y1 इज इक्वल टू y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। सही है ना? सिंप्लीफाई इसको करवाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, y माइनस का y1 की वैल्यू 3 के बराबर है, इक्वल टू के बाद y2 की वैल्यू बराबर है बेटा नेगेटिव ऑफ 6 के, माइनस का साइन। y1 की वैल्यू बराबर है 3 के, x2 की वैल्यू बराबर है किसके, देखो 4 के, x2 की वैल्यू बराबर है किसके, 4 के, x1 की वैल्यू बराबर है बेटा किसके, 2 के, इंटू x माइनस का x1 की वैल्यू मेरे पास है 2 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा दो, आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा, y माइनस का 3 इज इक्वल टू -6 और -3 नेगेटिव का 9 बन गया। 4 में से 2 निकालोगे 2 बचेगा, इंटू x माइनस का 2 एज इट इज। ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2y माइनस का 3 2 6 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 9 जाके अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 9x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 9 2 इज 18। याद रखिएगा, इक्वेशन को जब कभी आप सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में रखते हैं तो हमेशा हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में होनी चाहिए। इक्वेशन को रखने का एक जनरल तरीकेकार क्या होता है, इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, इक्वेशन को प्रेजेंट करने का, कि आप x की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में शो करें। तो मैं तमाम वैल्यूज को एक साइड पर अगर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव का 9x दूसरी दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव का 9x बन जाएगा। वहां पे पहले से प्लस का 2y मौजूद है, माइनस का 6 और ये प्लस का 18 जब यहां पर आएगा तो नेगेटिव का 18 बनेगा। तो मुझे पता है नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 18 क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है भाई, नेगेटिव का 6 और नेगेटिव का 18 विल बी नेगेटिव का 24। तो ये मेरे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। तो भाई ये मैंने आपको अपने पास से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन करवाया ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि दुनिया में किसी भी लाइन के ऊपर अगर दो एंड पॉइंट्स गिवन है तो और आपको उस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, देन वी ऑलवेज यूज द एंड पॉइंट मेथड। किसी भी लाइन की इक्वेशन को निकालने का सबसे बेहतरीन मेथड होता है एंड पॉइंट मेथड। ये हमारी पहली ट्रिक है, सही है ना? वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर हमारे पास दुनिया के अंदर कभी भी आपको किसी ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ जाए जो लाइन इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरसेप्टिंग मेथड को। अगेन इट इज अ वेरी इंफॉर्मेटिव मेथड और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है बेटा पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जहां पे आपकी लाइन एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही हो, तो ये मेथड क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट मेथड कहलाता है। इसका मतलब क्या, मैं आपको पूरी बात अभी समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऐसी लाइन आ रही है जो लाइन आपके पास एक्स और वाई दोनों पे कट कर रही है, यानी कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ जाए जो कि आपके पास वाई इंटरसेप्ट भी बना रही हो और एक्स इंटरसेप्ट भी बना रही हो। तो दुनिया के अंदर ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टिंग मेथड फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का वाई डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। क्या कहलाता है, एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस का वाई डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का मकसद क्या है, कहां पे इस्तेमाल करेंगे बेटा, आपको कभी भी एक ऐसी लाइन की इक्वेशन अगर कैलकुलेट करनी पड़ रही है जो लाइन एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप इंटरसेप्ट मेथड के ऊपर निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं।
लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लाइन आ रही है और ये लाइन एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है। फॉर एग्जांपल एक्स इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है ये लाइन मेरे पास 2 का, और वाई इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है लाइन 4 का। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। बहुत बेसिक काम है, मुश्किल काम नहीं है, आसान सा है कि भाई मुझे पता है एक्स इंटरसेप्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। सही है ना? इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब होता है कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है तो वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। तो भाई सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? x डिवाइडेड बाय a यानी कि x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का y डिवाइडेड बाय b यानी कि y डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। इसको आप सिंपलीफाई करवा लो एलसीएम लेके। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड अगर मैं करवाऊंगा तो ये बन जाएगा 2x प्लस का y, और दोनों के नीचे सिमिलर एलसीएम आ जाएगा तो 4 एक ही बार लिखा जाएगा। ये 4 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है कि भाई कभी भी अगर आपकी लाइन इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही हो तो वहां पे फिर हम इंटरसेप्टिंग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। बेटा जो बातों बातों में चीजें मैं पढ़ाता हूं ना ये अपने पास से, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये आपको आगे चल के समझ में आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा? हमारे पास दुनिया में किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने का तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस मेथड का नाम होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म भी इसको अक्सर कहते हैं, और ये इसी नाम से ज्यादातर जाना जाता है। तीसरा मेथड दुनिया में किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने का क्या होता है? ये होता है स्लोप पॉइंट मेथड। बेटा ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत दफा एमसीक्यूज के अंदर आएंगी और बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी एप्टीट्यूड के अंदर भी। तीसरा मेथड दुनिया में किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करने का क्या है? स्लोप पॉइंट मेथड। इसका मतलब क्या है? यानी कि देखो आपके पास एक लाइन गिवन है, उस लाइन के ऊपर सिर्फ एक एंड पॉइंट दे दिया जाए या कोई भी आपको एक पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट को x1 y1 कह देते हैं, और आपको अगर उस लाइन का स्लोप भी पता है। तो अगर दुनिया में आपको किसी लाइन का एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ये होता है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप का स्लोप इंटू x माइनस का x1। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के जहन में आ रहा होगा सर फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 3 सिमिलर तो है, बट मेरी आदत है इसको हमेशा अलग अलग करके पढ़ाने की क्योंकि ये डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होगा। क्या कहा मैंने? कि अगर आपको किसी ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर आपको उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और साथ में उसका स्लोप गिवन है लाइन का, तो फिर हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं स्लोप पॉइंट मेथड को। मैं इसके ऊपर आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि भाई फॉर एग्जांपल, चलो मैं सिंपल एग्जांपल दिखा देता हूं, अभी इतनी मुश्किल नहीं करता। मैं कहता हूं कि भाई सिंपल आपके पास एक लाइन आ रही है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,4, और इस लाइन का स्लोप आपको गिवन है नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाय 2। एग्जामिनर कहता है कि बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। रिमेंबर दिस थिंग, आपको कैसे पता चलेगा आपने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा होगा आपने कहां पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो भाई अगर एक लाइन की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है, उस लाइन के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट और स्लोप गिवन है, तो हमेशा स्लोप पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखो बेटा जो पॉइंट आपको गिवन है ये पॉइंट आपका x1 y1 है, स्लोप ऑब्वियसली आपका m है, तो क्या बन जाएगा? y माइनस का y1, y1 इज 4 इक्वल टू के बाद स्लोप, स्लोप की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस का x1, x1 इज बेसिकली 2। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं, ये 2 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2y माइनस का 4 2 8, नेगेटिव का 3 अंदर वाली टर्म से आके मल्टीप्लाई हो गया, बन जाएगा नेगेटिव का 3x माइनस माइनस प्लस का 6। तमाम वैल्यूज को आपने एक साइड के ऊपर शिफ्ट कर देना है, ये बन जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2y प्लस का 6। जब यहां पर आएगा तो -8 में ऐड हो जाएगा, नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का 6। जाहिर सी बात है भाई, नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का 7 15 होता है, तो नेगेटिव का 8 और नेगेटिव का 6 मेरे पास नेगेटिव का 14 बनेगा। नेगेटिव का 14 इक्वल टू 0। सिंपल वे में आपका आंसर आ गया। क्या मुश्किल बात है? तो अगर मैं इन तीनों बातों को जल्दी से रिफ्रेश करूं, जल्दी से रिपीट करूं कि बेटा देखो हमें कैसे पता चलेगा हमने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? क्वेश्चन पढ़ के। क्वेश्चन में सारी बातें गिवन होंगी। याद रखिएगा दुनिया में किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर कैलकुलेट करनी है उसके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड है एंड पॉइंट मेथड, यानी कि अगर आपको एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, उन 2 पॉइंट्स के जरिए लाइन की इक्वेशन निकालने का मेथड होता है एंड पॉइंट मेथड। सिंपल सा फॉर्मूला है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद y2 माइनस का y1 डिवाइड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। वाइल ऑन दी अदर एंड अगर मेरे पास एक लाइन के ऊपर एक लाइन इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, मुझे ऐसी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फिर इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला होता है दैट इज x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। वाइल हमारे पास तीसरा मेथड होता है स्लोप पॉइंट मेथड कि बेटा अगर एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट और एक स्लोप की वैल्यू गिवन है तो उस सूरत के अंदर हम लोग क्या करते हैं? स्लोप पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत डिटेल में समझना है और इसी के ऊपर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 स्टैंड कर रहा है। तो आइए चलते हैं इन तीनों फॉर्मुलाज को पढ़ने के बाद। देखो मैंने अपने पास से आपको तीन तीन एग्जांपल्स भी करवाएंगे, सही है ना? ये एग्जांपल्स बहुत काम के आगे चल के काम आएंगी। अब चलते हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 भाई कैसे सॉल्व होगा। अब मेरे बच्चों के लिए बहुत आसान है। देखो मैं जो आपको क्लास के स्टार्टिंग में बातें करता हूं ना, ये जो छोटी छोटी आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, मेरे शागिर्द के लिए फिर अगला क्वेश्चन इंशाल्लाह हलवा बन जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 आ रहा है, क्या कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिटरमाइंड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस। अच्छा भाई पढ़ लेते हैं तुम्हारी कंडीशंस, क्या मुश्किल बात है। पहले वाले पार्ट के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारी जो लाइन है ना, वो पास कर रही है एक पॉइंट से, डेट इज 5, -2, और तुम्हारी लाइन का जो स्लोप है वो गिवन है किसके बराबर, 4 के बराबर। भाई मेरे बच्चे के लिए तो भी हलवा बात है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, और वो लाइन मासूम सी जो लाइन है ना, वो लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वो लाइन है, मैं एज्यूम कर लेता हूं ये वो लाइन आ रही है, सही है ना। ये लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से जिसकी वैल्यू है 5, -2, और आपको इस लाइन का स्लोप भी गिवन है किसके बराबर, -4 के बराबर। मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो सर हाशिम ने क्या पढ़ाया था कि भाई सिंपल तरीके से स्लोप पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखो कभी भी आपकी लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट को हम x1 y1 कहेंगे, जो कि इस केस में क्या है 5, -2, और आपके पास सिंपल तरीके से इस लाइन का स्लोप आपको गिवन है +4 के बराबर। तो कौन सी कंडीशन का इस्तेमाल करोगे, स्लोप पॉइंट मेथड की कंडीशन का। तो भाई स्लोप पॉइंट मेथड की कंडीशन को इस्तेमाल करोगे, सिंपल वे में क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा। स्लोप पॉइंट मेथड क्या कहता है कि भाई कभी भी तुम्हारे पास एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपको कैलकुलेट करनी है जिसके ऊपर एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन है, तो इसके लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद स्लोप इंटू x माइनस का x1। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो y माइनस का y1 इज -2, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 2 बन जाएगा, स्लोप की वैल्यू 4 के बराबर है, x माइनस का x1 बराबर है 5 के। सिंप्लीफाई करवा लो बेटा, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे मुश्किल क्वेश्चन तो ऊपर मैंने करवा दिया था। क्या बन जाएगा, 4x माइनस का 5 4 20। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा प्लस का 4x, और प्लस का y जब यहां पर आएगा तो माइनस का y, प्लस का 2 यहां पर आएगा तो माइनस का 2, तो -20 और माइनस का 2 इट विल बिकम -22। ये आपके पास सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बच्चों वाली चीज है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 के अंदर सेम तरह का पार्ट आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, और वो लाइन पास कर रही है एक पॉइंट -1, -4 से, और साथ में एग्जामिनर कह रहा है जो स्लोप आपको गिवन है वो किसका गिवन है, -2/3 का। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते बेटा, सेम तरह का मेथड है भाई। ये पॉइंट गिवन है, ये आपको स्लोप गिवन है, सिंप्लीफाई करवा दो भाई। ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं, सही है ना, इसने इसकी इतनी कोई मैं बडिंग भी नहीं आपको बता रहा, सिंपल तरीके से डायरेक्टली आंसर निकाल लो यार। क्या बन जाएगा, y प्लस का 4, क्योंकि बेटा ये आपका x1 आ गया, ये आपका y1 आ गया, स्लोप गिवन है, स्लोप की वैल्यू गिवन है -2/3 इंटू x माइनस का x1। तो x1 की वैल्यू -1 है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 1 हो जाएगा। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो भाई, ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 3y प्लस का 3 4 12 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 2x नेगेटिव का 2। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दोगे, बन जाएगा पॉजिटिव का 2x, पहले से वहां पे प्लस का 3y मौजूद है, माइनस का 2 जब वहां पर आएगा तो प्लस का 2 बनेगा, तो 12 प्लस का 2 प्लस का 14 बन जाएगा इक्वल टू 0। सिंपल वे में आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व कर लेते हैं हमसे पढ़ने के बाद ये टॉपिक। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास एक लाइन है, और वो लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, और वो लाइन क्या कर रही है बेटा, वो लाइन पास कर रही है एक पॉइंट से, और वो पॉइंट गिवन है आपको नेगेटिव का 1/4, 3/4। भाई नॉर्मल चीज है, खुद से सॉल्व करना चाहिए अब तो। और आपको स्लोप क्या गिवन है बेटा, स्लोप आपको गिवन है सिंपल तरीके से 2/5 का। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपको पता है ये आपका x1 है, आपको पता है ये आपका y1 है, सिंपल तरीके से फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m का m इंटू एक्स माइनस का x1। सिंपल तरीके से वैल्यूज को डालो, आंसर आ जाएगा बेटा। बेसिक कैलकुलेशन खाली करनी है इस क्वेश्चन में। y माइनस का y1 बराबर है 3/4 के, सही है ना, इक्वल टू के बाद स्लोप की वैल्यू आ रही है 2/5 के, आगे है x माइनस का x1। तो x1 की वैल्यू नेगेटिव का 1/4 है, तो नेगेटिव नेगेटिव ये बन जाएगा पॉजिटिव का 1/4। हमेशा याद रखो कैलकुलेशन करने का एक असूल है कि भाई ये वाली टर्म जो यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, पहले इसको दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये टर्म दोनों तरफ से आके मल्टीप्लाई होगी, तो बन जाएगा 5 माइनस का 5 3 15 सही है ना, इक्वल टू के बाद ये ब्रैकेट को ओपन करूंगा, अंदर वाली टर्म अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देगी दोनों टर्म से, ये बन जाएगा 2x प्लस का 2/4। एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास सिंपल तरीके से तमाम वैल्यूज को अगर मैं एक साइड पे शिफ्ट करूं, x वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, बाकी तमाम वैल्यूज को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 2x का 2x, फिर आगे माइनस का 5y,
फिर प्लस का 2/4 का 2/4, माइनस का 15/4 जब यहां पर आएगा तो पॉजिटिव का 15/4 बन जाएगा। अब कैलकुलेटर भी आप लोगों को गिवन है, ऑल दो बेसिक मैथ्स अभी कैलकुलेटर की नीड पढ़नी नहीं चाहिए, सिंपल तरीके से वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, दोनों टर्म्स के अंदर देखो आपके पास एलसीएम सिमिलर आ रहा है, तो मैं 4 का 4 नीचे रहने दूंगा, 15 प्लस का 2 17 बनता है, तो ये 17/4 बन गया। लास्ट स्टेप के अंदर आप सबके नीचे 4 का एलसीएम करवाओगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ बेटा, ये बन जाएगा 4 2 जार 8x माइनस का 5 4 जार 20y प्लस का 17 का 70, और 4 चूंकि सबके नीचे आ रहा है एलसीएम में, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर सिंपल 8x माइनस का 20y प्लस का 17 आ जाएगा। तो भाई इसके अंदर सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर तकरीबन आ रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 4 आ रहा है, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, सो खुद से आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें एग्जामिनर कह रहा है 0, b है और स्लोप आपको सिंपल m का गिवन है, तो यानी कि ये तो बेसिक एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आपको गिवन है क्वेश्चन, तो भाई कोई मसले की बात नहीं है, ये आपका x1 y1 है और स्लोप की वैल्यू स्लोप ही रहेगी, m ही रहेगी। सिंपल तरीके से फॉर्मूले में चीजों को प्लॉट कर दो, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, m की जगह पे m ही रहेगा, x माइनस का x1 की जगह पे 0 आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ गया। तो भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, लोग कहते हैं मुश्किल है, अरे भाई मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ा दिया आपके लिए हलवा चीज बन जानी चाहिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5, हाँ यहाँ पे देखो भाई आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 5 में देखो एग्जामिनर ने आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो जिसके ऊपर एक पॉइंट आ रहा है 7, -3 और दूसरा पॉइंट आ रहा है मेरे पास -4, बच्चों वाली चीज है बेटा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो भाई ये आपका पहला एंड पॉइंट है, इसको x1 y1 कह दूंगा, ये दूसरा पॉइंट आ रहा है इसको x2 y2 कह दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एंड पॉइंट फॉर्मूला स्लोप का इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन निकालने का। तो क्या फॉर्मूला होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1, तमाम वैल्यूज को आपने सिंपल यहां पे प्लॉट अप कर देना है। क्या बन जाएगा, y माइनस का y1 की वैल्यू देखो -3 है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 3 हो जाएगा। y2 की वैल्यू 1 के बराबर है, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू बराबर है -3 के तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3 हो जाएगा। x2 की वैल्यू -4 है, नेगेटिव का साइन, x1 की वैल्यू आ रही है 7 के, x माइनस का x1 बराबर है 7 के। सिंप्लीफाई करवा दो बेटा, क्या मुश्किल बात है इसमें, अभी तो मैंने ऊपर पढ़ाया था। तो भाई 1 प्लस का 3 4 होता है, -4 और -7, जाहिर सी बात है नेगेटिव का 11 बनेगा, क्योंकि 7 और 3 10 होता है, तो 7 और 4 11 होगा, इनटू x माइनस का 7। ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 11y, नेगेटिव का 11 3 ज़र 33 होता है। भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के अंदर, तो जितने मौज मस्तियां करनी है कर लो बेटा, सही है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस का 4 7 ज़र क्या होता है, सिंपल तरीके से 28 के बराबर, सही है ना। 4 6 ज़र इज 24 एंड 4 7 ज़र इज 28। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4x, नेगेटिव का 11y जब यहां पर आएगा, पॉजिटिव का 11y, नेगेटिव का 28 और प्लस का 33, तो नेगेटिव 28 और प्लस का 33 क्या होगा, यानी कि 33 में से 28 को आपने क्या करना है, माइनस करना है, बेसिक चीज है भाई। क्या बनेगा हमारे पास, पॉजिटिव का 5 बचेगा, क्या बचेगा बेटा, पॉजिटिव का 5 बचेगा। सिंपल तरीके से क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। कौन कहता है यार मुश्किल है, अरे भाई नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है हमारे लिए, भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है बेटा, इसको ध्यान में रखिएगा। आसान कभी भी नहीं था ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आसान बनाया गया है भाई। क्लियर है बेटा। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6, इसको अब आपने खुद से सॉल्व करना है, गिफ्ट का क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक यार इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ पार्ट नंबर 7 को मैं करवा देता हूं, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये मुश्किल लग रहा है, इसको जरा बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पार्ट नंबर 7 मैं आपको बताता हूं, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, यानी कि भाई एग्जामिनर ने बड़ी मजे की हरकत करी है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखो एग्जामिनर से कभी कंफ्यूज नहीं होना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 7 के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास एक लाइन है, वो पास कर रही है पॉइंट से AT1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने खाली आपको कंफ्यूज किया हुआ है, सही है ना, आपको खाली कंफ्यूज किया हुआ है, मजाक कर रहा है, कह रहा है AT1 स्क्वायर एक पॉइंट है और इस कॉमा 2AT1, सही है ना, आपको खाली कंफ्यूज कर रहा है भाई इन पॉइंट्स के जरिए, खुदारा इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और आपको दूसरा पॉइंट गिवन है A T2 का स्क्वायर कॉमा कॉमा 2 कॉमा आगे कह रहे हैं 2AT2।
अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, अक्सर बच्चे जो है ना यहाँ पे जो है ना बेहोश हो जाएंगे, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन आ गया। हालांकि भाई सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है, आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। भाई कैसे सॉल्व करोगे? देखो भाई, एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो भाई तरीके से पहले तो देखो, पहला वाला पॉइंट क्या है, ये आ रहा है A T1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1, सही है ना, ये आपका X1 Y1 है। मेरे पास जो दूसरा पॉइंट आ रहा है बेटा, ये आ रहा है A T2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2, सही है ना भाई। जो देखो पहला वाला पॉइंट है ना, इसको हम बोलेंगे X1 Y1। जो हमारा दूसरा वाला पॉइंट आ रहा है, इसको हम बोलेंगे X2 Y2। अब मुझे पता है कि भाई दुनिया के अंदर आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से आगे क्या होता है, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, आगे क्या है, इनटू x माइनस का x1। सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जाना है, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं हमारे मुल्क के। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भाई, सिंपल तरीके से y माइनस का y1, तो बेटा y1 क्या है, आपके पास y1 की वैल्यू किसके बराबर है, ये सिंपल तरीके से बराबर है 2AT1 के, इक्वल टू के बाद y2 माइनस का y1, y2 की वैल्यू क्या है, देखो y2 बराबर है 2AT2 के, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2AT1 के। नीचे डिवीजन में क्या है, x2 माइनस का x1, x2 की वैल्यू बराबर है a इंटू T2 का स्क्वायर, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या है बेटा, ये बराबर है A T1 का स्क्वायर, सही है ना, सिंपल T1 पे स्क्वायर है। आगे मेरे पास क्या आ रहा है, आगे मेरे पास सिंपल तरीके से आ रहा है x माइनस का x1, x माइनस का x1, x1 इज बेसिकली इक्वल टू a इंटू T1 का स्क्वायर। अब देखो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, एग्जामिनर आपसे साथ खेलना चाह रहा है ना, आप भी खेल लो भाई, क्या मुश्किल बात है। तो भाई कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, यहां पे मेरे पास आ गया y माइनस का 2AT1 इक्वल टू के बाद, देखो ऊपर वाली दोनों टर्म्स के अंदर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है भाई, ये 2A, मैं मार्क कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये 2A क्या है, यहां से कॉमन लिया जा सकता है। तो यहां से अगर मैं 2A कॉमन ले लूं, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 माइनस का T1, सही है ना। नीचे देखो A कॉमन ले लेते हैं, नीचे से, नीचे ब्रैकेट से आप A कॉमन ले लो, तो नीचे क्या बचेगा, सिंपल T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। और यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे मौजूद है x माइनस का a इंटू T1 का स्क्वायर। अब देखो, मुझे ये बात मालूम है कि एक तो साफ तौर पे दिख रहा है, इस a से a कट जाएगा, सही है। और दूसरे नंबर पे अगर आप गौर से देखो, ये T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, हमें पता है दुनिया के अंदर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस के b के। तो इसको भी मैं ओपन करवा सकता हूं। तो y माइनस का 2A T1 का T1, यहाँ पे 2 का 2 बचा। ऊपर क्या है, ऊपर मेरे पास है T2 माइनस का T1, क्या है, T2 माइनस का T1, सही है। और नीचे मेरे पास क्या बन जाएगा, सिंपल T2 प्लस का T1, और एक दफा क्या हो जाएगा, एक दफा हो जाएगा T2 माइनस का T1, सिंपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोगों ने ओपन कर दिया। और यहां पे क्या मौजूद है, यहां पे है x माइनस का a इंटू T1 का स्क्वायर। तो भाई इस T2 माइनस T1 से T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये वाली टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, क्या मुश्किल बात है बेटा। तो भाई देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया T2 प्लस का T1। आगे क्या है, आगे आ रहा है y माइनस का 2A T1 इक्वल टू के बाद 2 का 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिंपल x माइनस का a इंटू T1 का स्क्वायर, क्लियर है। तमाम वैल्यूज को आपने ओपन करवाते हुए सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेके जाना है। कैसे करवाएंगे, कि भाई देखो, हमें पता है कि भाई ये जो y है, एक दफा ये इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और एक दफा ये 2A T1 पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको सिंपली वे में आपने सिंप्लीफाई करवाते हुए लेके जाना है, कोई मसले की बात थोड़ी है। क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा, एक दफा ये y जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, सिंपल तरीके से डायरेक्टली आप लिख दो, इसको लिख दो y इंटू T2 प्लस का T1, और फिर ये माइनस का 2A T1 जाके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस का 2A T1 का T1 एज इट इज 2A T1 का T1, और साथ ये ब्रैकेट आ गया T2 प्लस का T1, सही है ना। और ये देखो, ये इक्वल टू के बाद 2 इंटू एक्स माइनस का A T1 स्क्वायर जो है, इसको भी मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ भेज दूंगा, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, माइनस का 2 इंटू एक्स माइनस का A T1 का स्क्वायर। अब आप इन वैल्यूज को ओपन करवा सकते हो, सिंप्लीफाई करवा सकते हो, चाहो तो बल्कि यहीं पे छोड़ दो भाई, आपकी चॉइस के ऊपर है, सही है ना। वरना मैं कहूंगा इसको यार, एक और स्टेप के ऊपर थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करवा लो, थोड़ा सा काम आपका और आसान हो जाए। अभी काम थोड़ा आपका मुश्किल लग रहा है, तो इस काम को थोड़ा सा आसान कर देते हैं, कैसे कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई थोड़ा सा करवा देते हैं। तो भाई ये y का y एज इट इज, आगे मेरे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ रहा है T2
प्लस का टी वन, इसको ओपन नहीं करवाता, इस वाली वैल्यू को ओपन करवा लेता हूं अंदर से मल्टीप्लाई करवा के। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का टू ए, आगे ये बाहर टी वन इंटू टी टू बन जाएगा, फिर माइनस का टू ए टी वन जब प्लस के टी वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस का टू ए टी वन का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस का टू अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस का टू एक्स और माइनस माइनस प्लस का टू ए इन टू टी वन का स्क्वायर। तो बेटा देखो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और फाइनली हमारा पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। सही है ना। अब हमारा आंसर के अंदर क्या क्या वैल्यू बच गई, हमारे पास बच गया पॉजिटिव का y इंटू टी टू प्लस का टी वन, आगे क्या है माइनस का टू ए टी वन टी टू, माइनस का टू एक्स इक्वल टू जीरो। चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, चाहो तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर x वाली वैल्यू को पॉजिटिव फॉर्म में रख दो, क्योंकि अच्छा तरीका पता है क्या होता है, अच्छा तरीका बेसिकली ये होता है कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो अगर तमाम वैल्यूज को मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जीरो इज इक्वल टू पॉजिटिव का टू एक्स और फिर पॉजिटिव का टू ए टी वन टी टू, आगे माइनस का y इंटू ब्रैकेट के अंदर टी टू प्लस का टी वन। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। देखो देखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है बट बिलीव मी नर्सरी क्लास की मैथ्स है यार, सिंपल ब्रैकेट्स को ओपन करवाना है, इसमें क्या मुश्किल बात है भाई। एग्जामिनर ने जानबूझ के आपको मजाक कर रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जामिनर इस क्वेश्चन में आपसे जानबूझ के खाली मजाक कर रहा है भाई। सिंपल तरीके से आपको डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स का डेटा गिवन है, तो क्या मुश्किल चीज है भाई। आपके पास जो पहली वाली वैल्यू है बेटा ये आपका x1, ये आपका y1, ये वाली टर्म आपका x2, ये आपका y2। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट यार, क्या मुश्किल बात है इसमें, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें, कोई चिंता की बात नहीं है, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10, 11, 12, अच्छा 14 पार्ट तक एक ही तरह का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वही घिसा पिटा कॉन्सेप्ट है भाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 8 को जरा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 8 को एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक लाइन है, उसका y इंटरसेप्ट 3 है और स्लोप गिवन है 2 के बराबर। अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर वो इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर ले, नहीं बेटा इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर यहाँ पे क्या कह रहा है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 3 के बराबर और आपको स्लोप गिवन है 2 के बराबर। सही है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक इंटरसेप्ट गिवन है तो आपको पूरा इंटरसेप्ट का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे कि देखो भाई इनका कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जामिनर कह रहा है एक लाइन है वाई इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस तरह की लाइन आ गई, एक लाइन वाई इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करते हुए जा रही है तो भाई जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो 3 है, तो यानी कि इस पॉइंट की वैल्यू आपको पास क्या है 0,3। क्वेश्चन में देखो कहीं गिवन नहीं है मगर ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई बच्चे ने अपने टीचर से क्या समझा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था वाई इंटरसेप्ट बेसिकली कौन सा पॉइंट होता है, वाई इंटरसेप्ट डिनोट होता है 0,b से। तो अगर आपको y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है इसका मतलब क्या है कि आपकी लाइन y इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, यानी कि लाइन y एक्सिस को कट करते हुए जा रही है। तो जिस पॉइंट के ऊपर वो लाइन y एक्सिस को कट कर रही होगी वहां पे x की वैल्यू तो 0 होगी, तो y की वैल्यू 3 के बराबर होगी और आपको स्लोप गिवन है। तो भाई यहां पे आपको इंटरसेप्टिंग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, यहां पे आप सिंपल अपना नॉर्मल स्लोप पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, आंसर आ जाएगा। आपको स्लोप की वैल्यू बेटा क्या गिवन है, स्लोप की वैल्यू 2 गिवन है। तो सिंपल तरीके से कैसे आंसर निकालेंगे, हमें पता है सर हाशिम ने हमें पढ़ाया था y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m इंटू एक्स माइनस का x1। तो बेटा आपके पास लाइन के ऊपर देखो एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट मेरा x1 y1 है, स्लोप की वैल्यू 2 है, तो y माइनस का y1 इज 3, स्लोप की वैल्यू 2 है, इंटू x माइनस का x1 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस का 3 इज इक्वल टू 2x। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस का y प्लस का 3, ये मेरे पास मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अरे भाई नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं यार, क्या मुश्किल बात है भाई, क्या मुश्किल चीज है, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट हो तो बताओ बेटा इसमें क्या मुश्किल चीज है जाएगा। वैसे आप बाय द वे आप इस क्वेश्चन को एक और फॉर्मूले में भी सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको वो फॉर्मूला भी पढ़ा देता हूं। दुनिया के अंदर हमारे पास लाइन का एक और फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला कहलाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के अंदर कभी भी अगर एक लाइन इंटरसेप्ट क्रिएट करती है ना बेटा तो इसको निकालने का एक और फॉर्मूला भी होता है, ये आसान मेथड लग सकता है आप लोगों को। तो भाई वो फॉर्मूला होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, किसी भी कोई भी लाइन अगर वो इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है, एक सिंगल इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही है तो उसको निकालने की एक जनरल इक्वेशन होती है, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। याद रखिएगा यहाँ पे जो m होता है ना बेटा ये डिनोट करता है स्लोप को
और हमारे पास जो सी होता है ना, ये डिनोट करता है वाई इंटरसेप्ट को। तो भैया आपके पास कभी भी दुनिया में कोई भी लाइन जो वाई इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही होती है ना, उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, ये क्या कहलाता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। इस फॉर्मूले को हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि भाई कोई भी स्ट्रेट लाइन, उसकी एक नॉर्मल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी। यहाँ पे जो एम होता है स्लोप को डिनोट करता है, और जो सी होता है ये वाई के डिस्टेंस को डिनोट करता है जहां से लाइन कट अप हुई है, या फिर वाई इंटरसेप्ट को डिनोट करता है। आसान भाषा में मैं आपको इसी क्वेश्चन पे सिखाता हूं कि लेट सपोज सी का मतलब क्या है, सी बेसिकली वो हाइट है जहां पे आपकी लाइन कट हुई है, सही है ना। तो आप विद इन सेकंड्स में भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी अगर क्वेश्चन आ रहा है। तो बेटा देखो आपके पास m की वैल्यू गिवन है, m बराबर है 2 के, तो 2 का 2 आ गया, प्लस का साइन c किसके बराबर है, जो y इंटरसेप्ट होता है ये आपका c आ गया, यानी कि किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो सिंपल तरीके से आंसर क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस के 3 के बराबर। आप चाहो तो इस क्वेश्चन, इस मेथड के ऊपर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इट्स अ वेरी बेसिक मेथड, कोई मुश्किल बात नहीं है। मजीद क्वेश्चन पे मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल जरा गौर से बात देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, ये आ रहा है पार्ट नंबर 9। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई y इंटरसेप्ट है नेगेटिव ऑफ 2 का, यानी कि लाइन नेगेटिव के 2 पे कट हुई है, स्लोप गिवन है नेगेटिव के 2/3 का। यानी कि लेट सपोज मेरे पास ये लाइन है, एग्जामिनर कह रहा है y इंटरसेप्ट कहां पर हुआ है, नेगेटिव के 2 का, तो यानी कि मेरी जो लाइन कट हुई है नेगेटिव के 2 पे हुई है। तो आप चाहो तो इसको नॉर्मल फॉर्मूले पे सॉल्व कर लो, आप चाहो तो डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे सॉल्व कर लो। ये आपके पास c गिवन है, आपको क्वेश्चन में स्लोप क्या गिवन है, ये गिवन है हमारे पास नेगेटिव का 2/3। दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो कि भाई देखो y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट आपको गिवन है 0 कॉमा नेगेटिव का 2, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूले के ऊपर सॉल्व करना चाहो उस पर भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर वही आएगा। आंसर कभी चेंज नहीं आ सकता, याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने मेरी बात तरीके से समझी हुई है, आंसर हमेशा हर फॉर्मूले से सिमिलर आएगा। आप दुनिया का कोई तिगड़म इस्तेमाल कर लो, आंसर हमेशा इंशाल्लाह सेम आएगा। स्लोप की वैल्यू गिवन है नेगेटिव का 2/3 इंटू एक्स माइनस का x1 है 0, सिंप्लीफाई करो, इससे भी आंसर वही आएगा। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3y प्लस का 3 2 6, आगे हो जाएगा नेगेटिव का 2x, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा पॉजिटिव का 2x प्लस का 3y और पॉजिटिव का 6 इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने किस में निकाला है, स्लोप पॉइंट फॉर्म के ऊपर, सही है ना। आपने पॉइंट दे लिया, आपको y इंटरसेप्ट गिवन है, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 0 है, y की कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, और स्लोप की वैल्यू गिवन थी, सिंप्लीफाई करके आपने आपने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। या फिर अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे भी सॉल्व कर सकते हो। उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। तो बेटा देखो y का y एट इट इज, m की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का 2/3, x का x प्लस का c यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट किसके बराबर है, यानी कि देखो c हम यहाँ पे किसे कहते हैं, y इंटरसेप्ट को, क्योंकि तभी इस फॉर्मूले का नाम होता है y इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म, या फिर इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। c का मतलब होता है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जहां पे जाके तुम्हारी लाइन ने y एक्सिस पे कट करा है। अब यहाँ पे देखो -2 के ऊपर कट करा है, तो -2 के ऊपर आ जाएगा, इधर करवा लो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा भाई, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं फर्दर, क्या आंसर आएगा, सेम इक्वेशन आनी चाहिए, पहले बता रहा हूं कैसे, कि देखो पहले आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव का 2x डिवाइडेड बाई 3 प्लस माइनस का माइनस, और जाहिर सी बात है इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करवा दो, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 6 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि जाहिर सी बात है ना एलसीएम सिमिलर करना है। अब देखो चूंकि दोनों टर्म्स के नीचे सेम वैल्यू आ रही है, कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली 3 डिवाइड हो रहे हैं आके मल्टीप्लाई करवा देंगे। हालांकि हमेशा याद रखिएगा बेटा, आपके पास जितनी भी टर्म्स होती हैं सबके नीचे सेम अगर एलसीएम होगा तभी वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा। दैट्स द रीजन कि आपने यहाँ पे एलसीएम लिया। जब आपने एलसीएम ले लिया, दोनों टर्म्स के नीचे सेम वैल्यू आ गई, दोनों टर्म्स के नीचे सेम वैल्यू आ गई, अब ये टर्म यहाँ पे जब डिवाइड हो रही है दूसरे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3y माइनस का 2x प्लस का माइनस का 2x माइनस का 6, तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, ये बन जाएगा 3y प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। सिंपल वे में हमारा आंसर आ गया। मुझे बताइए इसमें क्या मुश्किल बात है। देखो भाई किसी भी मेथड से सॉल्व करो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। बाय द वे आप चाहो तो इसको सिंपल तरीके से स्लोप पॉइंट फॉर्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हो, आप चाहो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूले पे भी सॉल्व कर सकते हो। सेम गोज फॉर द क्वेश्चन नंबर 10 यार, सेम कॉन्सेप्ट है भाई, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, सेम काम है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं, आपको पता है ये बात, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 10 में क्या हो रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई y इंटरसेप्ट की वैल्यू किसके बराबर है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर है हमारे पास नेगेटिव ऑफ 5 के, किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ 5 के। और एग्जामिनर कहता है स्लोप की वैल्यू आ रही है 1/2 के। आपकी चॉइस है, किसी भी मेथड पे सॉल्व कर सकते हो। तो नेगेटिव ऑफ 5 के y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जाहिर सी बात है मेरी लाइन कहीं नीचे कटअप कर रही है, तो और किस डिस्टेंस पे कर रही है, नेगेटिव ऑफ 5 के, यानी कि y इंटरसेप्ट नेगेटिव का 5 गिवन है, तो इसका मतलब ये पॉइंट है 0 कॉमा नेगेटिव
नेगेटिव का 5, या फिर आप सिंपल इसको कह लो कि बी की वैल्यू गिवन है नेगेटिव ऑफ 5 के, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव का 5 गिवन है, सही है ना, और एम की वैल्यू 1/2 गिवन है। तो भाई आप अगर चाहो तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे सॉल्व कर लो, आप चाहो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म पे सॉल्व कर लो। पॉइंट स्लोप फॉर्म पे कैसे करोगे कि देखो पॉइंट आपको गिवन है, देखो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू गिवन है नेगेटिव का 5, तो ये आपका x1 कॉमा y1 बन जाएगा। और आपके पास स्लोप की वैल्यू गिवन है 1/2 जो कि m के बराबर होता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद सिंपल तरीके से m का m इंटू x माइनस का x1। तो बेटा y माइनस का y1 माइनस का y1, तो माइनस माइनस पॉजिटिव का 5, स्लोप की वैल्यू 1/2 है, x माइनस का x1 डेट इज 0, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा 2y प्लस का 5 2 10 इक्वल टू के बाद x। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, ये आ जाएगा x माइनस का 2y माइनस का 10 इक्वल टू 0। सिंपल वे में हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। भाई क्या मुश्किल बात है, बच्चों वाली चीज है भाई, नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, अक्सर लोग इसको बैठ के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 11 आ रहा है ना, मुझे हंसी आ रही है, बाय द वे हंसी आ रही है, लोग इसको बैठ के सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू बराबर है 0 के, b का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, सही है ना, और आगे कह रहा है स्लोप की वैल्यू भी बराबर है 0 के, तो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, इस लेक्चर की बुनियाद ही मैंने इस चीज के ऊपर रखी थी, लेक्चर का आगाज ही मैंने इस चीज से करा था। क्या आंसर होगा, कुछ याद आ रहा है, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि m इज इक्वल टू 0 किस लाइन की इक्वेशन होती है। बेटा m इज इक्वल टू 0 किस लाइन की इक्वेशन होती है, क्या बताया था कि भाई हमेशा याद रखिएगा कि स्लोप किसका 0 होता है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन का, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 होती है। लेट सपोज आपके पास कभी भी स्लोप अगर इंफिनिटी आ जाए, तो स्लोप इंफिनिटी किसका होता है, y एक्सिस की लाइन का, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू 0 का होना। देखो इस तरीके से अक्सर एग्जामिनर एमसीक्यूज में बच्चों को कंफ्यूज करता है। एग्जामिनर कह रहा है y इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू भी 0 है, इक्वेशन क्या होगी। मुझे पता है कि भाई x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन भी 0 होती है और उसका y इंटरसेप्ट भी 0 होता है, तो इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0 होगी। और y एक्सिस की लाइन का स्लोप होता है इंफिनिटी के बराबर, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, सिंपल x इज इक्वल टू 0 के बराबर। आप चाहो तो नॉर्मल मेथड पे सॉल्व कर लो, कि मुश्किल बात थोड़ी है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। y इज इक्वल टू mx प्लस c पे सॉल्व करना चाहो कर लो, कि भाई m की वैल्यू क्या है 0 के बराबर, x का x आ गया, और y इंटरसेप्ट क्या है, c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, है ना, b से भी रिप्रेजेंट होता है, c से भी होता है। ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन होती है ना बेटा, नॉर्मली y इंटरसेप्ट b से रिप्रेजेंट होता है, मगर जो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन होती है, इसके अंदर c का मतलब क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, सही है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये c कब आएगा b कब आएगा, समझ में नहीं आ रहा। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, भाई ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मली जो y इंटरसेप्ट होता है बेटा, हमेशा याद रखिएगा दुनिया के अंदर नॉर्मली y इंटरसेप्ट किससे डिनोट होता है, y इंटरसेप्ट का जो अपना फॉर्मूला होता है वो 0, b होता है, सही है ना, तो b से रिप्रेजेंट होता है। मगर ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन होती है, यहाँ पे जो c होता है ना, इसका मतलब भी यही होता है। अक्सर इसको आप अक्सर किताबों में आप इसको ऐसे देखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का b, तो लोग इसको b से भी रिप्रेजेंट करवा देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, तो बात एक ही है। तो सिंपल वे में आंसर y इज इक्वल टू 0 के बराबर ही आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 12, एग्जामिनर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 12 के ऊपर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई x इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है 4 के बराबर, और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है 3 के बराबर, कहता है इक्वेशन बताओ। अब मेरे बच्चों के लिए तो यार ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैसे कि आपको पता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर एक लाइन दोनों इंटरसेप्ट क्रिएट कर रही हो, अगर एक लाइन के दोनों इंटरसेप्ट आपको गिवन है, तो सिंपल तरीके से आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लोगे, तो क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय 4 प्लस का y डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू के बाद 1। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाऊं, एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा नीचे 4 3 12, एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म्स अपने क्रॉस के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 3x प्लस का 4y, 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 12 जब दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 12 बन जाएगा। सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिमिलरली बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 13, अरे भाई सेम तरह का कॉन्सेप्ट है। पार्ट नंबर 13 के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, ए की वैल्यू गिवन है नेगेटिव का 2, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 5 के बराबर। तो मुझे पता है कि भाई आंसर क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -2 प्लस का y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 14 भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल में बेटा मुझे पढ़ाने की इसको नीट पढ़नी नहीं चाहिए। तो अब पार्ट नंबर 13 एंड
एंड पार्ट नंबर 14 आई होप कि आप इजीली अब सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। पार्ट नंबर 13 और पार्ट नंबर 14 बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या मुश्किल बात है भाई। इसके अंदर भी देखो आपको एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू भी गिवन है। सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे विद इन सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 15 और पार्ट नंबर 16 को मैं सॉल्व करवाना चाहूंगा। ये इट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मार्क कर लो। इसको मैं ऊपर बताना भूल गया था। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है नॉर्मल और परपेंडिकुलर फॉर्म का, इसको मार्क कर लो। ये एप्टीट्यूड के अंदर भी बहुत क्वेश्चन आता है कि बेटा लाइन क्या इक्वेशन फाइंड करने का एक फॉर्मूला और भी होता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नॉर्मल फॉर्म, या फिर अक्सर जमानों में इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है भाई, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर भी होता है ना। तो अक्सर और पेशतर इस फॉर्मूले का एक और नाम क्या होता है, या तो इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं या फिर इसको कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म। इसकी डेरिवेशन वगैरह आपको जहन में बिठाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्स और वाई और प्लेन आ रहा है, सही है ना। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं, मैं क्या करता हूं बेटा, मैं सिंपल तरीके से एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं और वो स्ट्रेट लाइन दोनों इंटरसेप्ट्स को कट करते हुए जा रही है। मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास एक लाइन आ रही है और ये लाइन दोनों इंटरसेप्ट्स को कट करते हुए जा रही है। मैं अपने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करूंगा। मैं अपने ओरिजिन से क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करूंगा इस तरीके से कि ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे जाके क्या करे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। यानी कि भाई मैं अपने ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करता हूं। तो बेटा यहां पे एक्स एक्सिस से लेके ऊपर तक का जो एंगल होता है ना, उस एंगल को हम एंगल अल्फा कहते हैं। और यहां से जो मेरे पास इक्वेशन आती है ना, उस इक्वेशन को हम कहते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद पी। पी बेसिकली क्या होता है? पी बेसिकली इस परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस होता है। पी बेसिकली क्या होता है? इस परपेंडिकुलर लाइन का डिस्टेंस होता है। तो भाई ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। कल को जब आप मुझसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे ना एप्टीट्यूड लेवल पे, वहां पे भी फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। ये फॉर्मूला क्या है? एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद पी। यानी कि देखो इस फॉर्मूले को समझो, इस फॉर्मूले में क्या चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई दुनिया के अंदर कभी भी एक लाइन अगर एक्स और वाई इंटरसेप्ट को कट करते हुए जा रही है, अगर मैं ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर, तो बेटा यहां से ओरिजिन से लेके इस लाइन तक का जो आपके पास डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस कहलाता है पी। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपवर्ड की जानिब जो एंगल फॉर्म होता है, ऊपर की जानिब जो एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम एंगल अल्फा कह रहे होते हैं। और यहां पे इसकी डेरिवेशन के बाद जो आपके पास इक्वेशन आती है, वो इक्वेशन होती है एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद पी। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये लाइन की उस सूरत में इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर कभी एग्जामिनर आपसे बोले कि नॉर्मल फॉर्म के ऊपर लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करो या परपेंडिकुलर फॉर्म पे लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करो, तो उस सूरत में हम खाली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एमसीक्यूज के अंदर बहुत दफा टॉपिक पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 15, एग्जामिनर यही बात तो आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 15 के अंदर एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर कह रहा है द लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन to the line P is equal to 3 units and it makes an angle of alpha 60 degree with the x axis, then find the value। अरे भाई सारी वैल्यूज तो एग्जामिनर ने बता दी। एग्जामिनर ने आपको P का डिस्टेंस बता दिया 3 यूनिट्स का है, एंगल अल्फा की वैल्यू बता दी 60 यूनिट्स की है। तो सिंपल तरीके से आंसर निकाल लो, क्या मुश्किल बात है। एक्स कॉस अल्फा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंपल वे में एक्स कॉस अल्फा, एक्स का एक्स एज इट इज, कॉस का कॉस, अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद पी। तो बेटा एक्स का एक्स एज इट इज, कॉस का कॉस एज इट इज, अल्फा का एंगल क्या है 60 डिग्री के बराबर, प्लस का वाई एज इट इज, साइन का साइन एज इट इज, अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर, इक्वल टू के बाद पी, पी बराबर है 3 के। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो क्या बन जाएगा, कॉस 60 किसके बराबर होता है, कॉस 60 बराबर होता है 1/2 के। कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा बेटा, मुझे तो वैल्यूज याद है क्योंकि भाई हम पूरे साल ऐसी मैथ्स पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स पढ़ाई जाती है। नस्ट हो गया, आईबी हो गया, फास्ट हो गया, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो कैलकुलेटर की आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कम से कम होता है बेटा। फिर आगे देखो, आगे आ रहा है वाई साइन 60। तो बेटा साइन 60 किसके बराबर है, साइन 60 हमारे पास बराबर होता है सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाई 2 के। किसके बराबर है, √3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल टू के बाद 3 का 3। इसको अब आप सिंप्लीफाई करवा लो, कैसे करवाओगे भाई, आपस की बात है। दोनों टर्म्स के नीचे देखो मेरे पास क्या आ रहा है, दोनों टर्म्स के नीचे मेरे पास सेम एलसीएम फॉर्म हो रहा है। तो नीचे वाली टर्म्स को एक ही बार लिखोगे, ऊपर वाली टर्म सिंपल ऐड हो जाएंगी। जब कभी दुनिया में एलसीएम सिमिलर होता है तो नीचे वाली टर्म्स को नीचे एज इट इज एक बार लिखते हैं, ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाती है। टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास फाइनली इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस का
y√3 इक्वल टू के बाद 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या मुश्किल बात है, क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। सेम गोज फॉर दी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 16। यार देखो, मैं कभी कभार बिल्कुल लेक्चर डिजाइन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि मैं एप्टीट्यूड लेक्चर्स पर रिसर्च कर रहा होता हूँ, वर्किंग कर रहा होता हूँ। और कभी कभार मेरा इतने जज्बा होता है, इतना मूड होता है आप लोगों को लेक्चर्स पढ़ाने का, चीजें बताने का, मैं बता नहीं सकता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 16 सेम कॉन्सेप्ट का है। तो भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भाई पी की वैल्यू आपके पास बराबर है किसके, 3/2 के। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई अल्फा की वैल्यू बराबर है 150 डिग्री के, कहता है सॉल्व करके बताओ। अब देखो आपको पी गिवन है और अल्फा गिवन है, यानी कि एग्जामिनर आपको एक क्वेश्चन कैसे पूछेगा। एग्जामिनर आपसे बोलेगा कि भाई एक लाइन है वो परपेंडिकुलर है ओरिजिन टू द लाइन के। इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द वैल्यू ऑफ पी इज 3/2 यूनिट्स एंड द वैल्यू ऑफ एंगल दैट इज फॉर्मिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 150 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाएगा, बहुत दफा आता है, नस के पेपर में, फास्ट के पेपर में, एनईटी के पेपर में। तो सॉल्व करने का तरीकेकार, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, एक्स कॉस अल्फा प्लस का वाई साइन अल्फा इक्वल टू के बाद पी का पी। तो एक्स का एक्स एज इट इज, कॉस का कॉस, अल्फा की जगह पे आ जाएगा 150 डिग्री, प्लस का वाई साइन का साइन, अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 150 डिग्री, इक्वल टू के बाद पी की जगह पे आ जाएगा 3/2। अब कॉस 150 कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करना आना चाहिए। खैर इसका एक तरीकेकार होता है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, जब एप्टीट्यूड का लेक्चर आप मुझसे लोगे तो इंशाल्लाह वहां पे सिखाऊंगा कैसे ब्रेक करके सॉल्व करते हैं 90+60 की फॉर्म के ऊपर या 90+30 की फॉर्म के ऊपर। वैसे 90+60 बनेगा, तो बहुत सिंपल वे होता है, बट आपके लेवल के ऊपर भी सिंपल वे में कर लेते हैं कि भाई कैलकुलेटर में डालो कॉस 150 किसके बराबर होगा, नेगेटिव के √3/2 के। फिर आगे क्या है, प्लस का वाई साइन 150, साइन 150 की वैल्यू क्या होगी, साइन 150 शुड बी इक्वल टू 1/2 इक्वल टू के बाद 3/2 का 3/2। अच्छा भाई देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तमाम वैल्यूज के नीचे वाली टर्म सिमिलर आ रही हैं, तो भाई कभी भी मैथ्स के अंदर अगर आपका एलसीएम सिमिलर हो, नीचे वाली टर्म सिमिलर हो, तो एक ही बार लिखी जाएगी। ऊपर वाली टर्म्स को सिंपल आप आपस में ऐड करवा दोगे, ऊपर वाली टर्म्स को आप आपस में सिंपल ऐड करवा दोगे, इक्वल टू के बाद 3/2 का 3/2। अब देखो मेरे पास यहाँ पे सिंपल ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगा, और तमाम वैल्यूज को एक साइड पे अगर आप शिफ्ट कर दो, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव की फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x × √3 माइनस का y प्लस का 3। ये आपके पास पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए बेटा इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, क्या चिंता की बात है। तो भाई आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, आज की क्लास में मैंने आपको इक्वेशंस घोल के पिला दी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, आई होप इस लेक्चर को आपने लिटरली एंजॉय किया होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करा। भाई 17 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, 17 और शुरू के 4 क्वेश्चंस को मिला दो, तकरीबन 22 क्वेश्चन मैंने एक ही क्लास में करवा दिए। रिकॉर्ड मैंने बना लिया अपना, सही है ना, कि आपको इंटरमीडिएट के ऊपर 22 क्वेश्चन मैंने एक ही क्लास में करवा दिए। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको कितनी बात समझ में आई है। कमेंट सेक्शन को बेटा पढ़ने का फायदा ये होता है, मुझे बड़ा एक मोटिवेशन मिलती है कि भाई कितने बच्चों को मेरी बात क्लियर हुई है, कहां तक की बात मेरी गई है, कितनों को समझ में आई है, किस बच्चे को बात पल्ले पड़ी है, किस बच्चे को बात समझ में आई है, और ताकि मैं मजीद इस तरीके की वीडियो किस तरीके से और अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए डिजाइन अप करूं। तो आपने लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको सारी बातें समझ में आई हैं, आपको बात पल्ले पड़ती है, मजे की लगती है। तो भाई लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने कोचिंग के, कॉलेज के, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पे शेयर करना है। और ये वो तमाम बातें हैं जो कल को एप्टीट्यूड में काम आएंगी। बेटा अगर आपने इंटरमीडिएट को तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, जितने बड़े बड़े कोचिंग के चलाने वाले धंधा चला रहे हैं ना, सबके धंधे बंद हो जाएंगे, आपको बता रहा हूं। कोई कोचिंग वाला जो आपसे 70,000 रुपए मांग रहा है, 60,000 रुपए मांग रहा है, उसके घर पे पत्थर मारो बेटा। 60,000 रुपए एप्टीट्यूड के मांग रहे हैं, 50,000 रुपए एप्टीट्यूड के मांग रहे हैं, उनको बताओ कि भाई मैंने इंटर सर हाशिम से पढ़ी हुई तरीके से, तो मुझे 50,000 रुपए देने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई अपने माँ बाप के पैसे जाया नहीं करने। इंटरमीडिएट को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ते हो, साथ साथ आप यूट्यूब से या मेरे बैजेस के जरिए किसी भी तरीके से अगर आप तरीके से अपनी एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, आप आराम से अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। आईबीएम में इस दफा पहली पोजीशन मेरे बच्चे की है, फास्ट में पहली पोजीशन मेरे बच्चों की है, एनईटी के अंदर पहली पोजीशन मेरे शागिर्दों की है, नस के अंदर 170+ स्कोर नॉर्मल बच्चों का है। तो भाई वो आप ही के जैसे बच्चे हैं। तो आप अगर अपने इंटरमीडिएट को स्ट्रॉन्ग करोगे, आप आराम से हर अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।